बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, तो कल हम लोगों ने 2 स्टेप्स पढ़ लिए थे ऑब्जर्वेशन तक। अब हम लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड के बाकी स्टेप्स पढ़ने हैं कि बाकी स्टेप्स कौन से हैं इसके। सही है। अब जो हमारे पास थर्ड स्टेप है वो है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। पहले हम इसमें बताएंगे कि हाइपोथेसिस क्या है। जैसे एक फ़र्ज़ी बात कर देते हैं, जैसे एक मफरूज़ा बना लेते हैं, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। अब हाइपोथेसिस कैसे, जो बायोलॉजिस्ट हैं वो ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी जो चीज़ें ऑब्जर्व की होती हैं उनको एक तरतीब देते हैं डाटा फॉर्म में। ठीक हो गया, डाटा बन गया, उससे एक स्टेटमेंट देंगे। अब ये जो एक स्टेटमेंट होगी इसको क्या कहेंगे, इसको हाइपोथेसिस कहेंगे। स्टेटमेंट जो है वो उस क्वेश्चन या उस प्रॉब्लम का आंसर भी हो सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता। मतलब ये एक फर्जी स्टेटमेंट देता है बायोलॉजिस्ट। सही है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे करते हैं कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो चीज़ें ऑब्जर्व की थी उसकी एक फर्जी एक्सप्लेनेशन दी हमने, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दी, उसको क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। ठीक है। अब हाइपोथेसिस जो है उसकी पोजीशन क्या हो सकती है कि ये माइट बी ट्रू, सही भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हो, नहीं, गलत भी हो सकती है, मे बी फॉल्स। सही है। अब कहता है हाइपोथेसिस की हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन सी हैं कि ये एक जनरल स्टेटमेंट हो, को बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, आम सी छोटी सी स्टेटमेंट होनी चाहिए। फिर टेंटेटिव आइडिया, एक फर्जी आइडिया होना चाहिए ये कि ऐसा हो सकता है। सही है। उसके बाद कहता है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस होंगे उस प्रॉब्लम में, उसमें जो अवेलेबल ऑप्शंस होंगे उसके साथ एग्री करना चाहिए उस हाइपोथेसिस को। और ये एज सिंपल, जितना हम सिंपल रख सकें ये उतना सिंपल होना चाहिए। इसको मैंने पहले ही कहा है कि जनरल स्टेटमेंट हो, कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज़ ना हो, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ना हो, सिंपल होनी चाहिए। टेस्टेबल है कि हम लोगों ने जो दी है स्टेटमेंट उसको टेस्ट भी कर सकें, हम देख सकें कि ये इस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं या नहीं होते। ठीक है। उसके बाद है फाल्सिफिएबल। फाल्सिफिएबल होता है कि इसको गलत भी साबित कर सकें हम। कहते हैं शुड बी अ वे टू प्रूव इट फॉल्स, कि हम एक ऐसा तरीका भी होना चाहिए कि इसको हम फॉल्स साबित कर सकें, तो ये फाल्सिफिएबल भी होना चाहिए। अब ये हाइपोथेसिस की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी और ये हमारे पास तीसरा स्टेप था। उसके बाद हमारे पास अगला स्टेप आ जाता है डिडक्शन। अब डिडक्शन क्या है, हमने हाइपोथेसिस दी, हाइपोथेसिस से कुछ रिजल्ट्स निकाल लेंगे, लॉजिकल रिजल्ट्स निकालेंगे, एम ही नहीं छोड़ देंगे, बस लॉजिकल रिजल्ट्स, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस निकालेंगे, उसको क्या कहते हैं, डिडक्शन कहते हैं। इस प्रोसीजर को डिडक्शन कहते हैं। अब इसमें कौन सा लॉजिक यूज़ होता है, इफ़ एंड देन का, अगर ऐसा होता है तो ऐसा भी होगा। ठीक है। ये एक स्टेटमेंट जो है ये डिडक्शन में दी जाती है। अब कहते हैं कि जैसे उसने एग्जांपल दिया है कि इफ़ हाइपोथेसिस इज़ ट्रू, अगर हाइपोथेसिस ठीक है तो फिर डिडक्शन होगी, फिर रिजल्ट्स आएंगे, देन डिडक्शन सर्टेन रिजल्ट्स कहीं। सही हो गया। उसके बाद कहता है कि अगला स्टेप हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंट्स का। अब ये हमारे पास मोस्ट बेसिक स्टेप है, सबसे बेसिक स्टेप हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स का ही है। इसमें क्या करते हैं कि उस हाइपोथेसिस को देखने के लिए कि आया ये सही है भी या नहीं है, उसको देखने के लिए हम उसके ऊपर बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सही है। अब जो इनकरेक्ट होती है हाइपोथेसिस, जो गलत होती है बिल्कुल, मतलब उनकी कोई तुक्की नहीं बनती है, वो रिजेक्ट हो जाती हैं, और जो करेक्ट होती हैं वो एक्सेप्टेड होती हैं। सही है, वो एक्सेप्ट हो जाती है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स में एक चीज़ आती है, कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, कहते हैं कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है कि जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो कंट्रोल होने चाहिए। कंट्रोल कैसे होने चाहिए, उसमें 2 ग्रुप बना दें, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना दें और एक कंट्रोल ग्रुप बना दें। जब ये 2 ग्रुप बन जाएंगे तो इनका हम कंपैरिजन करेंगे। जब ये कंपैरिजन होगा तो एक्सपेरिमेंट्स कैसे होंगे, ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होंगे। बस इसमें सिंपल सी ये बात है, इसकी एग्जांपल भी बुक में दी हुई है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमने क्या करना है, रिजल्ट्स निकालने हैं। अब कलेक्ट करते हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं वो कलेक्ट करते हैं एक्चुअल और क्वांटिटेटिव डाटा। हमने कहा था कि जो क्वांटिटेटिव है वो क्या है, मोर एक्यूरेट है, तो क्वांटिटेटिव और एक्चुअल डाटा बायोलॉजिस्ट कलेक्ट करते हैं और फिर उसको कंपेयर करके, स्टैटिस्टिकली उसको कंपेयर करके रिजल्ट्स देते हैं कि ये रिजल्ट्स होते हैं, स्टैटिस्टिकली उसको कंपेयर करना है। सही है। अब रिजल्ट्स हो गए, अब ये जो रिजल्ट बना है, इतनी एक बायोलॉजिस्ट ने मेहनत की है, अब वो मेहनत का सिला तो होना चाहिए ना, मेहनत का सिला तो होना चाहिए। तो अब ये जो रिजल्ट्स बनेंगे उनको हम लोग पब्लिश कर देंगे। रिपोर्टिंग रिजल्ट्स का क्या मतलब है कि उसको हम लोगों ने पब्लिश कर देना है। अब उसको बुक्स में, जर्नल्स में, टॉक्स में, नेशनल इंटरनेशनल लेवल उसको हम लोगों ने पब्लिश कर दिया, और ये पब्लिश करना जो है ये इसका असेंशियल पार्ट है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास
उसके स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। बाकी आज तक के लिए बस इतना ही था। कल से इंशाल्लाह नया टॉपिक स्टार्ट होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।